अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में बहुत फ़ख्र में खुश आमदीद। इस्लामाबाद में होने जा रहा है जनाब आज एक बड़ा धमाका, बड़ी समात होने जा रही है और इस समात के नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो इंतखाबात होने हैं उसका तयन किया जाएगा कि जनाब ये इंतखाबात की तारीख देना किसकी ज़िम्मेदारी है। और सदर साहब की तरफ से जो 9 अप्रैल की तारीख दी गई है, क्या उस तारीख के ऊपर इंतखाबात हो सकते हैं या नहीं। लेकिन ख़बर ये नहीं है कि समात होने जा रही है, ख़बर ये है कि इस समात से पहले एक बहुत बड़ा धमाका हो गया है और उस धमाके ने यकीनी तौर पर इस समात और इस समात में शामिल एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब के हवाले से कुछ बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के इंकशाफात सामने आ गए हैं। और एक रेफरेंस है जो इसी बेंच में शामिल एक जज साहब के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया गया है आर्टिकल 209 के तहत। और इस रेफरेंस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब, उनके हवाले से कुछ बहुत ही ज़्यादा संगीन किस्म के जो इल्ज़ामात हैं वो सामने आए हैं और कुछ वो जो है सवालात इस हवाले से वो उठाए गए हैं। चूँकि ये समात का ऐलान जब हुआ कल शाम को, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब की तरफ से दिए जाने वाले नोट के ऊपर सो मोटो एक्शन लेने का फ़ैसला किया था और इसके ऊपर 9 रुकनी बेंच बनाया था, तो उस वक्त से ही एक एतराज़ था वो सामने आ रहा था और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह की बातें कर रहे थे। और उनका ये कहना था कि एक मरतबा फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी तरफ से जो बेंच बनाया गया है वहाँ पर सीनियर मोस्ट जजेस को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। और ख़ास तौर पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर हैं और जिन्होंने उमर अताब बंदेआल साहब के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का चार्ज संभालना है, उन्हें एक मरतबा फिर इस हाई प्रोफाइल केस के अंदर बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। और उसके साथ साथ कुछ और भी सीनियर मोस्ट जजेस हैं जो जैसे जस्टिस तारिक साहब हैं, उनको भी इस बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। तो बहुत सारे सवालात उठना शुरू हो गए थे और हुकूमत की तरफ से भी बाज़ाब्ता तौर पर कल जब शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें भी उनकी तरफ से ये मुतालबा सामने आया था कि मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो तासुब है वो रखने वाले जज साहिबान को मुस्लिम लीग नून या हुकूमत के हवाले से केसेस के अंदर बेंच का हिस्सा ना बनाया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो एतराज़ात आए थे हुकूमत की तरफ से उनको मुस्तरद करते हुए एक 9 रुकनी बेंच बना दिया। अब इस 9 रुकनी बेंच की कॉम्पोजिशन पर भी मैं आपके साथ बात करूंगा और मुमकिन तौर पर जो आज प्रोसीडिंग्स के अंदर जो उन्होंने नकात बयान करने हैं उसके हवाले से भी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करूंगा जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के हवाले से पेश किए जाने वाले रेफरेंस और उस रेफरेंस में लगाए जाने वाले होश रबा मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यकीनी तौर पर जो सीरियस किस्म के सवालात उठा रहे हैं। और इस रेफरेंस के अंदर बहुत सारे सवालात भी उठाए गए हैं और जो प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ उनका भी जिक्र किया गया है। ये रेफरेंस जो है लाहौर के वो कहते हैं ना जर्नलिस्ट कम लॉयर यानी मियाँ दाऊद साहब की तरफ से फ़ाइल किया गया है। और मियाँ दाऊद साहब लाहौर के जर्नलिस्टिक और अब यकीनी तौर पर जो लीगल हलके हैं वहाँ पे किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मियाँ दाऊद साहब ये वही मियाँ दाऊद साहब हैं जिन्होंने वज़ीराबाद पर इमरान खान साहब पर होने वाले हमले का जो मुल्ज़िम है नवीद उसका केस भी लिया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मियाँ दाऊद साहब को बहुत ही ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया था। एनीवेज़ ये रेफरेंस फाइल कर दिया गया है और इस रेफरेंस में जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब की मुबैना जायदादों के हवाले से तहकीकात का मुतालबा किया गया है। और इस रेफरेंस में ये बताया गया है कि जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब की सिर्फ जो असासे हैं उनकी मालियत 3 अरब रुपए से ज़ायद है। और इसके अंदर ये बताया गया है कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। इस रेफरेंस के अंदर उन प्रॉपर्टीज़ का भी जिक्र किया गया है जो मुबैना तौर पर जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब की मिल्कियत हैं। अब बताया ये जा रहा है कि फ़ेडरल एम्प्लॉइज़ हाउसिंग सोसाइटी में उनका 1 कनाल का प्लॉट है, सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में उनका 1 कनाल का प्लॉट है, गुलबर्ग 3 लाहौर में 2 कनाल 4 मरले का प्लॉट है, सेंट जोन्स पार्क लाहौर कैंट में 4 कनाल का प्लॉट है। और ये वही प्लॉट है जिसके ऊपर अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने जो है वो एक वीलॉग भी किया था जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि ये कौड़ियों के भाव ले लिया गया था 10 करोड़ रुपए का, जबकि इसकी मार्केट वैल्यू 50 करोड़ रुपए बनती है। और इसके साथ साथ ये बात भी कुछ सामने आई थी कि यहाँ पर
जो पैसों का लेन देन है उसका भी ये जो रजिस्ट्री है उसके अंदर इस बात का भी कोई सबूत नहीं मिल रहा कि जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब की तरफ से जो पैसे दिए गए वो अकाउंट ट्रांसफ़र किए गए, बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए दिए गए या कैश के ऊपर दिए गए। यानी इस एक प्लॉट के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रही है। उसके बाद गुजरांवाला अलाइड पार्क के अंदर एक मुबैना प्लाज़ा मलकियत बताया जा रहा है जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब का, और बताया ये जा रहा है इस रेफरेंस के अंदर के जस्टिस साहब का ये जो प्लाज़ा है वो उनके एसेट्स के अंदर भी ज़ाहिर नहीं किया गया। फिर ये बताया जा रहा है कि DHA फ़ेज़ 2 गुजरांवाला कैंट में एक घर था जो जस्टिस साहब ने 47 लाख रुपए का ख़रीदा और 6 करोड़ रुपए का उन्होंने ये बेचा। और इसी रेफरेंस के अंदर इस बात का भी इंकशाफ किया गया है कि मोअज़्ज़ज़ जज साहब की तरफ से जो टैक्स रिटर्न्स जो गोशवारे फ़ाइल किए जाते हैं वो गोशवारों में 3 मरतबा रद्दोबदल किया गया और कुछ प्रॉपर्टीज़ की मालियत के अंदर बार बार तब्दीली की गई और पहले कम मालियत ज़ाहिर की गई, फिर ज़्यादा मालियत ज़ाहिर की गई। इस तरह की कुछ डिटेल्स हैं जो इस रेफरेंस में बताई जा रही हैं। और इसके साथ साथ एक होल्डिंग कंपनी का भी जिक्र इस रेफरेंस के अंदर किया जा रहा है। और ये जो रेफरेंस का जो स्क्रीनशॉट है वो उस कंप्लेंट का आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि ही यूजेस हिज पोजीशन टू फैसिलिटेट हिज सन्स एंड डॉटर स्टडिंग अब्रॉड एंड गेटिंग फाइनेंशियल गेन्स फ्रॉम जाहिद रफ़ीक ओनर ऑफ फ्यूचर होल्डिंग्स। अच्छा जी, ये एक कंपनी है फ्यूचर होल्डिंग्स जो मुख्तलिफ जो असासाजात हैं उनको मैनेज करती है। और इस रेफरेंस के अंदर इस बात का इल्ज़ाम आयद किया गया है कि जनाब उन्होंने अपने जो बेटे और बेटी है उसको बैरून मुल्क में पढ़ाने के लिए अपनी पोजीशन का भी गलत इस्तेमाल किया और उन्होंने कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हासिल किए हैं। जाहिद रफ़ीक साहब का उन्होंने नाम लिया है और बताया गया है कि ये फ्यूचर होल्डिंग्स के मालिक हैं जिनसे इन्होंने ये फ़ायदा हासिल किया है। बड़े सीवियर और बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं जो इस रेफरेंस में आयद किए गए हैं और इस रेफरेंस में मुतालबा किया गया है कि जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के असासों की जो है वो छानबीन की जाए और इनको जो है अगर ये इनकी वो क्या कहते हैं बदउनवानी या मेल प्रैक्टिस से साबित हो जाए तो उनको ओहदे से हटाया जाए और उस वक्त तक जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब को जो है वो काम करने से रोका जाए। ये एक मुतालबा किया गया है। अब ये बॉल चली गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर और पाकिस्तान बार काउंसिल और पाकिस्तान की तमाम बार काउंसिल्स की तरफ से भी रेफरेंस जो है वो फाइल करने का मुतालबा किया गया है। अब यहाँ पर जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि इससे पहले भी एक बेंच बनाया गया था और उस बेंच के अंदर 2 और मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान शामिल थे और उस बेंच के अंदर जो जज साहब 2 शामिल थे उन्होंने जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के साथ उस बेंच में बैठने से माजरत कर ली थी। अब ये जो 9 रुकनी बेंच बनाया गया है इसके अंदर वो वाले जज साहिबान भी शामिल हैं और मुख्तलिफ लोग सुबह से इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये बेंच की तश्कील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो एक तफरीक है या एक दराड़ है ये उस दराड़ की शिद्दत के अंदर इजाफा कर देगी क्योंकि जो कॉम्पोजिशन है इस बेंच की वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा मुतनाज़ है। क्योंकि जो 9 रुकनी बेंच बनाया गया है ये जो इलेक्शंस के हवाले से है इसकी तारीख देने के लिए उसमें जो है मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब शामिल हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब शामिल हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब शामिल हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जाहिया अफरीदी, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहब को इस बेंच में शामिल किया गया है। और जो सीनियरिटी लिस्ट में जो आते हैं पहले और दूसरे नंबर पर जजेस यानी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और जस्टिस सरदार तारिक साहब वो शामिल नहीं किए गए। उसके बाद फिर 3, 4, 5 और 6 नंबर वाले जजेस को इसमें शामिल किया गया। 7वें नंबर के जज को फिर मिस कर दिया गया। 8, 9 और 10 के बाद 11, 12 और 13 जो हैं वो मिसिंग थे। फिर 14 नंबर का जज शामिल कर दिया गया। यानी यहाँ पर भी
ایک خاص رجحان اس بینچ سازی کے اندر نظر آ رہا ہے جس پر بہت زیادہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ اب سوال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس پر غور کرنا ہے اس بینچ نے، کیونکہ جو انہوں نے نوٹس لکھا ہے اس نوٹس کے اندر جو وضاحت کی گئی ہے کہ جناب یہ جو 9 رکنی بینچ ہے یہ کون کون سے امور کی جو ہے اس کو دیکھے گا، تو اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ انتخابات کی تاریخ دینا کس کا کام ہے۔ یہ اس وقت ایک بنیادی سوال ہے، اور اس حوالے سے اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کو واضح طور پر اس حوالے سے بریفنگ دی تھی، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینا، اور خاص طور پر 2 صوبائی اسمبلیوں کی الیکشن کی تاریخ دینا، یہ صدر مملکت یعنی عارف علوی صاحب کا استحقاق نہیں ہے، یہ استحقاق ہے متعلقہ گورنرز کا۔ اور یہاں پر آ کر آئین ایک جگہ پر آ کر خاموش ہو جاتا ہے، یا وہاں پر مبہم ہے کہ اگر گورنر صاحب اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائس پر دستخط نہیں کرتے تو پھر الیکشنز کی تاریخ کون دے گا، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر آ کر اس وقت گوٹ پھنسی ہوئی ہے۔ دوسری جانب جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انتخابات کی تاریخ نہ دینا ہے یہ کس کا قصور ہے۔ فنڈز نہ ملنے کی الیکشن کمیشن شکایت کر چکا ہے، اور 90 دن سے آگے جانے کی صورت میں کیا سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے، یعنی ایک کمپلیکسڈ سچویشن ہے۔ ایک جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز، اور وہاں پر جو آلریڈی ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سیویئر قسم کے اعتراضات اٹھ رہے ہیں۔ دوسری جانب حکومت کی طرف سے بینچ میں شامل 2 جج صاحبان پر واضح طور پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ کل عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں پھر اس بات کا اظہار کیا کہ جناب اگر آپ نے بینچ بنانا تھا تو سینئر موسٹ 9 ججز کا بینچ بنا دیتے، اس کے اندر کسی طرح کا کوئی پک اینڈ چوز نہ کیا جاتا، اور زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ اگر ایک فل کورٹ بن جاتا جہاں پر تمام ججز موجود ہوتے تو پھر بھی کسی کو کوئی اعتراض کا موقع نہیں ملتا۔ لیکن اب اگر پک اینڈ چوز کے ذریعے ہم نے اہم ترین مقدمات کا فیصلہ کرنا ہے تو پھر اب بہت زیادہ سوالات اٹھیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عجیب و غریب قسم کی ایک مبہم سی سچویشن کے اندر جہاں پر جو اعتراضات ہیں یا خدشات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، اس موقع پر یہ جو قانونی لڑائی ہے یا جو آئینی لڑائی ہے یہ کس رخ پر جائے گی اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے۔ اور میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ آلریڈی ڈیوائیڈڈ جو یہاں پر آ کر سیاسی تفریق یا سیاسی تقسیم بہت حد تک بڑھ چکی ہے۔ ایک ایسے منتشر سوسائٹی کے اندر، ایک ایسے منتشر خیالات کے حامل سوسائٹی کے اندر ایک ایسے موقع کے اوپر ایک ایسا بینچ، ایک ایسا کیس سنا جا رہا ہے جس کا فیصلہ یا تو اس تفریق کو بڑھا دے گا یا خدا نخواستہ کسی ایسی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے جہاں پر واپسی کا کوئی راستہ نہ بچے۔ کیونکہ مجھے مختلف جگہوں سے اس بات کے اشارے مل رہے ہیں، کچھ لوگوں کا جو حکومتی سرکلز میں ہیں ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان اگر یہ بات کہہ بھی دیتا ہے کہ 9 اپریل کو الیکشن کرائے جائیں تو اس کے باوجود بھی یہ استحقاق الیکشن کمیشن کا ہے۔ پھر یہ بات بھی چل رہی تھی کہ جناب اگر الیکشن کمیشن ہی ٹوٹ جائے، الیکشن کمیشن ہی نامکمل ہو جائے تو اس صورت کے اندر انتخابات کا کیا ہوگا۔ یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے اس بات کے خدشات پائے جاتے ہیں کہ یہ فیصلہ آنے کی صورت میں بھی جو ڈویژن ہے وہ بڑھے گی، وہ تفریق بڑھے گی، معاشرہ اور سوسائٹی، پولیٹیکل جو لوگ ہیں اور پولیٹیکل جو سوچ ہے وہ آلریڈی بہت ہی زیادہ تقسیم ہے، تو کہیں یہ تقسیم اور زیادہ گہری نہ ہو جائے۔ آج ہونے والی سماعت، جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت تک یقینی طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کی سماعت شروع ہو چکی ہوگی، لیکن یہ کیس اپنے اندر اس وقت بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ خدشات ایک کوئی حقیقی معنی رکھتے ہیں یا ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں دیوانے کا خواب ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں فائل کیے جانے والے ریفرنس اور جو ریفرنس ابھی آنے والا ہے اس کا کیا مستقبل ہوگا، کیا اس کو سنا جائے گا یا ایک مرتبہ پھر سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو چیلنج کر دیا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ آنے والے دن اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کے حامل بھی ہیں اور بہت زیادہ خطرات بھی لے کر ساتھ آ رہے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔